नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि अरस्तु के राजनीतिक दर्शन को समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने अरस्तु के द्वारा एक कथन कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा है। अरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज़ बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। इस वीडियो में हम इस स्टेटमेंट यानी कि इस कथन को समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने से पहले मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या किसी विश्वविद्यालय से संबंधित है, जेएनयू, आरयू, बीएचयू, या वो राजनीति विज्ञान पढ़ रहा है, किसी भी कंपटीशन में पॉलिटिकल साइंस की वो तैयारी कर रहा है, तो हमारे रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकता है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। इस ऑफिशियल चैनल पर आप सर्च करके जुड़ सकते हो। वहाँ पर मेरे द्वारा जितने भी राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के वीडियो बनाए गए हैं, वो सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर इस चैनल को खोलकर भी आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख सकते हो और अपनी इन अवधारणाओं के प्रति समझ विकसित कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम अरिस्टोटल के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे और अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से पहले मैं आपको समझा दूं कि मनुष्य ही राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है। यदि मनुष्य समाज में नहीं रहता है तो या तो वो देवता है या फिर पशु है। ए मैन इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्टेट, देन ही इज आइदर ए बिस्ट और गॉड। मतलब मनुष्य यदि समाज में नहीं रहता है या तो वो पशु है या देवता है। ये अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने ये कहा है। मनुष्य क्या है, समूह में रहना पसंद करता है। समूह में रहना मनुष्य की आदत है। समूह में रहकर वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य ही नहीं वरन अन्य एनिमल्स भी समूह में रहना पसंद करते हैं, जैसे चिंपांजी, मधुमक्खी आदि कई प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो सभी क्या है कि समूह में रहना पसंद करते हैं। लेकिन मनुष्य ही स्टेट का पार्ट क्यों बनता है और राजनीतिक प्राणी मनुष्य ही क्यों है, इसको हम समझेंगे। हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल हम एक बीज का उदाहरण लेते हैं। मान लो एक बीज है। इस बीज का जो टिलोज है, टिलोज मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति का उद्देश्यवादी हेतुवादी दर्शन या दृष्टिकोण क्या है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने बताया कि नेचर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग इन यूनिवर्स हैज ए टिलोज, अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का एक उद्देश्य होता है, उनका एक पर्पज होता है, एक गोल होता है, उनका एक एम होता है, उनका एक टारगेट होता है और उस टारगेट की प्राप्ति वो करना चाहते हैं। किसी भी हालत में उस उद्देश्य की प्राप्ति वो करना चाहते हैं। इसको कहते हैं टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर। अरस्तु की पद्धति टेलियोलॉजिकल पद्धति है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टिलोज होता है, उस टिलोज को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पिछले वीडियोज़ में हमने टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, जब हम अरस्तु की मॉरल फिलोसफी समझ रहे थे तो उसमें हम अरस्तु के टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर को भी समझा। वहाँ पर जाकर के आप टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर को आप व्यापक रूप से समझ सकते हो। इसमें हमने उदाहरण लिया एक बीज का। इस बीज का उद्देश्य क्या है? इस बीज का उद्देश्य है वृक्ष में तब्दील हो जाना, टू ग्रो ए ट्री, ट्री में तब्दील हो जाना, टू बी या टू ग्रो ए ट्री,
ट्री में तब्दील हो जाना, पेड़ बन जाना। उदाहरण के लिए हम आम के बीज का उदाहरण लेते हैं। एक आम के बीज का, एक मैंगो सीड का टिलोज क्या होता है? मैंगो सीड का टिलोज होता है आम का पेड़ बनना और आम के फल देना। आम का पेड़ बनना और आम के फल देना। उसी प्रकार किसी भी सीड का एक उद्देश्य होता है टिलोज, एक हरा भरा वृक्ष से बनना, हरा भरा हरा भरा वृक्ष बनना। लेकिन क्या यह हरा भरा वृक्ष डायरेक्ट बन सकता है? इसके लिए कुछ इसको परिस्थितियाँ चाहिए। हाँ, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है पेड़ बनने के लिए। उस बीज को पेड़ बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। उपजाऊ मिट्टी की, उपजाऊ मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। पानी की जरूरत पड़ती है। अर्थात बीज को उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी और पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तब वो बीज क्या बन पाएगा? तब वो बीज हरा भरा पेड़ बन पाएगा। यदि ये सारी कंडीशंस उस बीज को नहीं मिले, उस बीज को सूरज की रोशनी नहीं मिले, उस बीज को उपजाऊ मिट्टी नहीं मिले, उस बीज को पानी नहीं मिले, तो क्या वो हरा भरा वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो क्या बनेगा? एक सूखा पेड़ बनेगा। ऐसा पेड़ बन जाएगा। वो कैसा बन जाएगा? एक सूखा पेड़ बन जाएगा। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्याप्त पर्यावरण नहीं मिलने पर, पर्याप्त माध्यम नहीं मिलने पर, पर्याप्त कंडीशन नहीं मिलने पर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन सभी जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो चारों तरफ का पर्यावरण इस बीज को नहीं मिलेगा, तब क्या ये हरा भरा पेड़ बन पाएगा? नहीं, नहीं बन पाएगा। ये एक सूखा पेड़ बन जाएगा। ऐसा इसी व्यू को, इसी टेलियोलॉजिकल व्यू को अरिस्टोटल मनुष्य पर भी लागू करते हैं, ह्यूमन बीइंग पर भी लागू करने का प्रयास करते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को राइट एनवायरनमेंट, उचित पर्यावरण, उचित पर्यावरण, राइट कंडीशन, उचित स्थिति, उचित स्थितियां और राइट सर्कमस्टांसेज, उचित परिस्थितियां, एक ह्यूमन बीइंग को राइट सर्कमस्टांसेज, राइट कंडीशंस और राइट एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जिएगा, खुशहाल जीवन जिएगा। क्या जीवन जिएगा? वो खुशहाल जीवन जिएगा, खुशहाल जीवन। मैंने आपको बताया कि अरिस्टोटल के टेलियोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग एक मनुष्य का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है सद्जीवन की प्राप्ति, वर्चूज की प्राप्ति, अर्थात हैप्पीनेस की प्राप्ति। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है एरिस्टोटल की हैप्पीनेस की कॉन्सेप्ट को, वहाँ पर मैंने समझाया है। तो एरिस्टोटल की मॉरल फिलोसफी को आप समझोगे तभी एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी आपको समझ में आएगी। तो एक ह्यूमन बीइंग को राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन, उचित स्थितियाँ और उचित परिस्थितियाँ मिलेंगी तो ह्यूमन बीइंग हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी पाएगा। ये सारी की सारी जो परिस्थितियाँ हैं एक मनुष्य को कौन उपलब्ध करवाएगा? ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा स्टेट। कौन करवाएगा? राज्य। ये जो ह्यूमन बीइंग को ये का पूरा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ये कौन उपलब्ध करवाएगा? ये स्टेट या पुलिस उपलब्ध करवाएगा, स्टेट। तो अरस्तु को राज्य वो परिस्थितियाँ, मनुष्य को राज्य वो परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाएगा जिनके द्वारा वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी पाएगा, हैप्पीनेस को अचीव कर पाएगा वो।
तो यहाँ पर हमने बीज के उदाहरण के द्वारा बीज के उद्देश्य को समझा, फिर हमने उसी एग्जाम्पल को मनुष्य पर लागू किया, और मनुष्य को भी ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेज हैं, राइट, ये जो राइट एनवायरनमेंट है, कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा। टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, एरिस्टोटल का जो टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यह क्या है कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी का एक अपना एक उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति में वो लगा रहता है। इसको आगे समझते हैं हम। एरिस्टोटल आगे समझाते हैं कि जो ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग क्या है? हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ, सदजीवन की प्राप्ति चाहता है। सदजीवन, यहाँ पर समझने का आप प्रयास करेंगे कि एक जो ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग जो मनुष्य होता है, वो स्टेट का पार्ट बन करके बिकम पार्ट ऑफ ए स्टेट, स्टेट का पार्ट बन करके ही हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी सकता है। यदि वो स्टेट का पार्ट नहीं है, जैसे मैं आपको समझा दूं कि यदि मनुष्य है, व्यक्ति है, यदि वो राज्य का हिस्सा नहीं है तो या तो वो पशु है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ चाहता ही नहीं है, वो एक बेस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, या वो गॉड है, क्योंकि गॉड को तो सब बातों का पता है, गॉड तो सभी जो अनचेंजिंग जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनके बारे में जानता है, तो गॉड को तो एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ह्यूमन बींग यदि एक्टिविटी करेगा, रीजन का प्रयोग करेगा, लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, तर्क का प्रयोग करेगा, तो उसको राज्य का हिस्सा बनना होगा। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो होगा वो स्टेट का पार्ट बन के बिकम पार्ट ऑफ ए स्टेट, स्टेट का पार्ट बनकर ही हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी पाएगा। हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ क्या है? हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ है लाइफ ऑफ एक्टिविटी, जीवन की एक गतिविधि है, जीवन की एक गतिविधि है जो रेशनल एक्टिविटी है, और रेशनल एक्टिविटी है जो हाईएस्ट एक्टिविटी है, और ये हाईएस्ट एक्टिविटी जब मनुष्य करता है तब वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ करता है। ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर पाता है, एक्टिविटी यूनिक टू ह्यूमंस। रीजन एंड लैंग्वेज का प्रयोग ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और मनुष्य इस रीजन का प्रयोग करके, लैंग्वेज का प्रयोग करके एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी में भी वो हाईएस्ट एक्टिविटी करता है और हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जीता है। तो रीजन का प्रयोग करता है मनुष्य, किसका प्रयोग करता है? रीजन का और लैंग्वेज का। रीजन का मतलब है यहाँ तर्क। कुछ विद्वान साथियों ने मेरे को ये कहा कि आप सर इंग्लिश का ये जब प्रयोग करते हो तो साथ में हिंदी भी लिख दिया करो, तो मैं साथ में अब नया चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको हिंदी में भी मैं लिख दूंगा ताकि आपको इजी हो समझने में। तर्क और भाषा, विवेक और भाषा। विवेक का मतलब होता है कि मनुष्य को ये पता चल जाता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके लिए हित क्या है, अहित क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसके लिए करेक्ट क्या है। ये सारी बातें मनुष्य को पता चल जाती है रीजन के द्वारा। किसके द्वारा? रीजन के द्वारा मनुष्य को पता चल जाती हैं। तो यूजिंग रीजन एंड लैंग्वेज, रीजन और लैंग्वेज का प्रयोग करके मनुष्य एक्टिविटी करता है, और मनुष्य मोरल वर्च्यू भी डेवलप कर पाता है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य अपने आत्मा के अनुसार यदि कार्य करता है तो उसमें सद्गुणों का विकास होता है। अरस्तु ने यह बताया कि मनुष्य जब एक्टिविटी करता है अपनी आत्मा के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के आधार पर मनुष्य जब एक्टिविटी करता है और हाईएस्ट एक्टिविटी करता है तो उसमें सद्गुणों का विकास होता है। किसका? मोरल वर्च्यूज का। पिछले वीडियो में मैंने एरिस्टोटल की कंप्लीट मोरल फिलोसफी को डिस्कस किया है, तो वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो में मोरल फिलोसफी को समझो ताकि इस वीडियो में आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो मोरल वर्च्यू डेवलपिंग, मोरल वर्च्यू नैतिक सद्गुणों का विकास भी। मोरल वर्च्यू का मतलब है नैतिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण। अपनी आत्मा के अनुसार अच्छी आदतों का विकास मनुष्य को करना चाहिए। तो डेवलपिंग मोरल वर्च्यू, ये दोनों ही मनुष्य की यूनिक अद्वितीय कैपेसिटी है, यूनिक कैपेबिलिटी है। मनुष्य की जो अनोखी विशेषताएं हैं
रीजन लैंग्वेज का प्रयोग करना और डेवलपिंग मोरल वर्चू। और क्या कर सकता है मनुष्य? मनुष्य स्टेट का पार्ट बन के, एक्चुअली मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, तो मनुष्य नेचुरली ही राज्य का एक भाग है, उसको बनना भी चाहिए। यहाँ पर प्राकृतिक का मतलब है कि नेचर से ही सौत है, सौत ही कोई चीज़ प्रकृति से ही हमें उपलब्ध हुई है। जैसे मनुष्य हाथ, नाक, कान, आँख के साथ प्रकृति से ही पैदा हुआ है, तो नेचुरल हमें प्राप्त हुआ सब कुछ। जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा नाक, हमारा कान, हमारी आँखें, हमारा मस्तिष्क, ये सब का सब हमें मस्तिष्क से ये सारे ये प्रकृति से प्राप्त हुए, तो ये नेचुरल बातें। तो नेचुरल का मतलब यही हुआ कि मनुष्य नेचर से ही राज्य का हिस्सा बनना चाहता है, और राज्य का हिस्सा बनेगा तभी वो एक खुशहाल जीवन जिएगा, एक हाईएस्ट एक्टिविटी करेगा। तो मनुष्य क्या है? राज्य का हिस्सा बन के क्या करेगा? पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अरस्तु के अनुसार नागरिकता क्या है? हम इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में एरिस्टोटल की नागरिकता के अवधारणा को समझने का प्रयास ही करेंगे। नागरिक वो है जो विधायी और शासन कार्यों में भाग ले, जो पॉलिटिक्स में भाग ले, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए मनुष्य की? मनुष्य राज्य का हिस्सा बन करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकता है। अर्थात हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य पॉलिटिक्स में भाग ले, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले, राजनीतिक गतिविधियों में मनुष्य भाग लेकर अपने रीजन और लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। मनुष्य क्या है कि रीजन और लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, अपने माइंड का प्रयोग करेगा, और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेगा। वो पॉलिटिक्स में भाग लेगा, राजनीति में भाग लेगा, शासन और विधायी कार्यों में भाग लेगा, और वहाँ पर प्रयोग करेगा किसका? रीजन और लैंग्वेज का। वहाँ पर वो विवेक का प्रयोग करेगा, वहाँ पर वो भाषा का प्रयोग करेगा। मनुष्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेगा तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए सही नहीं है। अरिस्टोटल बहुत ही प्रासंगिक बातें कर रहे हैं अगर आप डीपली सोचोगे तो हमने देखा कि मनुष्य, पहली बात तो ये हो गई, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले रहा है। दूसरा, फॉलोज लॉज ऑफ द स्टेट। ये देखो, मनुष्य राज्य का हिस्सा बन करके राज्य के कानूनों, नियमों और राज्य के सिद्धांतों का पालन करेगा, और इनका पालन करने से उसमें मोरल वर्च्यूज का डेवलपमेंट होगा। राज्य के कानूनों, सिद्धांतों, नियमों का पालन करने से मनुष्य में नैतिक सद्गुणों का विकास होगा। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप मनुष्य में मोरल वर्च्यू का डेवलपमेंट कब होगा? मोरल वर्च्यू क्या है? उसकी एक यूनिक कैपेसिटी है, और यूनिक कैपेसिटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब वो राज्य के कानूनों का पालन करेगा, राज्य के नियमों का पालन करेगा। तो अरस्तु कहीं ना कहीं मनुष्य को राज्य का हिस्सा बना रहे हैं। वो करेंगे प्रकृति से ही, स्वभाव से ही मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, और कोई दूसरा एनिमल राजनीतिक प्राणी नहीं है, अन्य एनिमल राजनीतिक प्राणी नहीं है, मनुष्य ही राजनीतिक प्राणी है। तो ये समझ में आया आपको? पॉलिटिकल फिलोसफी अरिस्टोटल की आसान है, मोरल फिलोसफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उतनी कॉम्प्लिकेटेड अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है जितनी मोरल फिलोसफी है। इसको समझिए आप। अरिस्टोटल ने कोटेशन, अरिस्टोटल को समझने के लिए कोटेशन है, स्टेटमेंट है, तो इसको मैं समझा देता हूँ। इट इज़ क्लियर दैट ऑल पार्टनरशिप एम एट सम गुड। अर्थात जितने भी पार्टनरशिप हैं उनका एक उद्देश्य होता है। उनका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होता है? अच्छा होता है। और दैट इज मोस्ट अथॉरिटेटिव, आधिकारिक, ऑफ ऑल एम्ब्रेसेस। एम्ब्रेसेस का मतलब होता है आलिंगन। ऑल द अदर्स डज सो particularly aims at the most authoritative good of all. This is what is called the city or political partnership.
इसमें 2-3 बातें समझिए आप। इसमें अरस्तु कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टनरशिप है, चाहे वो एसोसिएशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका एक कलेक्टिव गुड होता है, उन सभी का। और वो पार्टनरशिप क्यों बनती है? जब 2-4 लोग साथ आते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग जब साथ आते हैं, तो किसी एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो साथ ही आते हैं। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सोसाइटी में देख सकते हो, जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सामूहिक हित की प्राप्ति के लिए बने हुए हैं। उनकी वो क्या है कि किसी अच्छे हित के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। तो अरस्तु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इट इज़ क्लियर दैट ऑल पार्टनरशिप एम एट सम गुड। जितनी भी पार्टनरशिप हैं उनका कुछ अच्छा उद्देश्य होता है, और ये मोस्ट अथॉरिटेटिव, आधिकारिक होती हैं। ऑफ ऑल एंड अम्ब्रेसेज ऑल द अदर्स डज सो पार्टिकुलरली एम्स एट द मोस्ट गुड ऑफ ऑल। ये सभी के लिए अच्छी होती हैं, जितनी भी ये पार्टनरशिप होती हैं सभी के लिए अच्छी होती हैं। दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड द सिटी और द पॉलिटिकल पार्टनरशिप। सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप होती है वो क्या कहलाती है? वो सिटी कहलाती है, या स्टेट कहलाती है, या पुलिस कहलाती है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने आसान शब्दों में समझाऊंगा मैं आगे। अरिस्टोटल कहता है कि इफ ए मैन इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्टेट देन ही इज आइदर और बिस्ट और गोड। बिस्ट का मतलब है यहाँ एनिमल, एनिमल, और गॉड भगवान। यदि मनुष्य स्टेट का पार्ट नहीं है, स्टेट का भाग नहीं है, राज्य का हिस्सा नहीं है, तो या तो पशु है या वो भगवान है। अब समझिए, देखो आप इसके बाद क्या होता है। इसको समझिए, जितनी भी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप का मतलब होता है सहभागिता। 2-4 लोगों की जो सहभागिता होती है, उन सबका एक उद्देश्य होता है, उसको कहते हैं कलेक्टिव गुड। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके सबका क्या होता है? कलेक्टिव गुड होता है। क्या होता है? कलेक्टिव गुड, सामूहिक हित होता है, सामूहिक हित। जितने भी एसोसिएशन होते हैं उन सबका एक कलेक्टिव गुड होता है। जितने भी पार्टनरशिप होती है उन सबका एक कलेक्टिव, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सबका कलेक्टिव गुड होता है। तो इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा मैं समझाने के लिए आपको। इसको समझिए आप। जितनी भी पार्टनरशिप, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एसोसिएशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पार्टनरशिप, उन सब का एक उद्देश्य होता है। वो क्यों साथ आती हैं? वो कलेक्टिव गुड, अर्थात कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ सामूहिक हित प्राप्त करने के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए एक साथ ही आती हैं। इन सबसे ऊपर एक पार्टनरशिप और होती है, उस पार्टनरशिप को समझिए। उस पार्टनरशिप का नाम है स्टेट। क्या नाम है? स्टेट या पुलिस या सिटी, राज्य, पुलिस या सिटी। उस पार्टनरशिप का नाम है स्टेट, पुलिस, सिटी। राज्य सबसे सर्वोच्च समुदाय है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द गुड। राज्य क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द गुड, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द गुड। राज्य क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द गुड। राज्य क्या है? हाईएस्ट पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ कलेक्टिव गुड, ऑफ कलेक्टिव गुड। ये दो बातें समझिए आप, कि जितनी भी पार्टनरशिप होती हैं किसी भी स्टेट में, सोसाइटी में, सब पार्टनरशिप का एक उद्देश्य होता है कलेक्टिव गुड। और इन सभी पार्टनरशिप के ऊपर एक और हाईएस्ट पार्टनरशिप होती है, उसको कहते हैं स्टेट। और उसका हाईएस्ट कलेक्टिव गुड होता है। कैसा? हाईएस्ट कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड भी कैसा होता है? हाईएस्ट, कलेक्टिव गुड कैसा होता है? वो भी हाईएस्ट होता है।
हिंदी में समझा देता हूँ आपको। जितने भी समूह होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं, वो सामूहिक हित या सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ आते हैं। उन सभी संगठनों में सबसे बड़ा जो संगठन होता है, जो सबसे बड़े सामूहिक हित को प्राप्त करता है, सबसे अच्छे सामूहिक हित और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है, उसका नाम है राज्य। राज्य परिवारों, राज्य ग्रामों, राज्य नगरों से मिलकर के बना एक समुदाय है। और इन सबसे सर्वोच्च समुदाय राज्य है। और राज्य मनुष्य के सद्जीवन के लिए बना हुआ है, उसके अस्तित्व के लिए बना हुआ है। मनुष्य हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी सके, उसके लिए स्टेट का निर्माण हुआ। तो स्टेट, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट इज ए नेचुरल और एथिकल इंस्टीट्यूशन। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक समुदाय है जिसकी उत्पत्ति स्वतः हुई है। सबसे पहले परिवार बने, परिवारों ने अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की, उसके बाद परिवारों के बाद ग्राम बने, ग्रामों में कुछ हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, और उसके बाद क्या बना, पोलिस। ग्रामों से मिलकर के क्या बना, सिटी। सिटी और पोलिस और स्टेट का निर्माण हुआ है। तो इस बात को समझा आपने, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे तो यहाँ तक हमने अरिस्टोटल, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक समझा इसको हमने, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ स्टेट देखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट इज ए नेचुरल और एथिकल इंस्टीट्यूशन। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था, दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अरस्तु के अनुसार राज्य है कि प्राकृतिक राज्य, एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। इसको समझेंगे कैसे, इस बात को हम समझेंगे कि कैसे अरस्तु कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। स्वतः राज्य की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह प्राकृतिक है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो हम देखेंगे स्टेट, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। क्या है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, और एथिकल। हिंदी में जैसे जैसे मैं बोलूँ आप हिंदी में साथ साथ नोट कर लो। नेचुरल और एथिकल इंस्टीट्यूशन है,
ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। अरस्तु ने ये कहा कि किसी मनुष्य के द्वारा ये नहीं, नॉट मेड बाई ए मैन, नॉट मेड बाई ए मैन, केम इनटू एग्जिस्टेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस नेचुरली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिकल फिलोसफी समझने से पहले आप एरिस्टोटल की मोरल फिलोसफी ज़रूर समझ लीजिए। मोरल फिलोसफी के ऊपर मोरल फिलोसफी पर मैंने एरिस्टोटल पर 2 वीडियो पहले से ही बना दिए, ऑलरेडी बना दिए हैं। तो आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जा कर के रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट में प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके एरिस्टोटल की मोरल फिलोसफी पर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ताकि आपको पॉलिटिकल फिलोसफी समझने में दिक्कत ना हो, कोई समस्या नहीं है। तो नॉट मेड बाई ए मैन, अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा या किसी अन्य समूह के द्वारा, किसी किंग के द्वारा राज्य का निर्माण नहीं किया गया है। राज्य प्रकृति से स्वतः ही क्या है, स्वतः ही अस्तित्व में आया है। राज्य स्वतः ही क्या है, अस्तित्व में आया है। तो इसको समझ लीजिए आप। नोट कर लीजिए। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले क्या आती है, फैमिलीज आती हैं। क्या आती हैं, फैमिलीज, फैमिली। फैमिली सबसे पहले, फैमिली का निर्माण होता है सबसे पहले, परिवार अस्तित्व में आता है अपने कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सम नीड्स। यहाँ पर सम नीड्स फुलफिल हो जाती हैं उनकी। और ये फैमिली मिलकर के विलेज का निर्माण करती है। किसका, ये फैमिलीज किसका निर्माण करती है, विलेज का निर्माण। कुछ फैमिलीज मिलकर के विलेज का निर्माण करती हैं। ये सारी फैमिलीज मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, विलेज का। परिवारों से मिलकर के क्या बनता है, गांव, विलेज। और जो ये विलेज है, इस विलेज में कुछ हद तक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सम लेवल ऑफ सफिशिएंसी, मतलब कुछ लेवल तक, सम लेवल ऑफ नीड्स या सफिशिएंसी। सम लेवल ऑफ सफिशिएंसी प्राप्त हो जाती है, अर्थात परिवार से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामों में होती है। लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो गाँव में भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्टेट का निर्माण होता है। तो इसको समझिए आप। कुछ विलेज जुड़ते हैं, फिर कुछ विलेजेज क्या है, जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, पोलिस का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। पोलिस या सिटी या स्टेट का निर्माण करते हैं। कंप्लीट सफिशिएंसी प्राप्त होती है स्टेट में, मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, कंप्लीट सफिशिएंसी, कंप्लीट सफिशिएंसी स्टेट में प्राप्त होती है। इसको समझिए आप। सबसे पहले परिवार का निर्माण होता है, परिवार में कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिर परिवार मिलकर के ग्राम का निर्माण करते हैं, ग्रामों में कुछ हद तक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिर ग्राम मिलकर के सिटी का या स्टेट का, राज्य का निर्माण करते हैं। और राज्य में व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति राज्य का हिस्सा बन करके अपनी हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी सकता है, हाईएस्ट एक्टिविटी कर सकता है, रीजन और लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है, अपने मोरल वर्च्यूज़ को डेवलप कर सकता है,
राज्य का हिस्सा बनकर के व्यक्ति डिस्कशन और डेलिब्रेशन में भाग ले सकता है, पॉलिटिक्स में भाग ले सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग ले सकता है। राज्य का हिस्सा बनकर के व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन भी कर सकता है। इस प्रकार राज्य से कनेक्ट कर रहे हैं, राज्य से जोड़कर देख रहे हैं मनुष्य को अरिस्टोटल। इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं स्टेट ए मैन इज ए बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से एक प्राकृतिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है। तो इतना हमने समझा, इसको नोट कर लो आप। इसके आगे हम देखते हैं। शेप ले लेते हैं। शेप बना लेते हैं। इसको समझिए आप, ये शेप बना ली मैंने। तो अरिस्टोटल को कुछ लोग इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज से बताता हूँ मैं कि अरिस्टोटल को लोग ऐसे भी समझते हैं। जैसे हम ऊपर तो स्टेट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है, स्टेट है, ये स्टेट है, क्या है, स्टेट, बड़ा जो रूप है ये स्टेट है, बड़ी साइज है। और ये जो छोटी साइज है, ये जो छोटी साइज है ये क्या है, ये छोटी साइज है, ये है फैमिली। तो बीच में हम बना देते हैं किसको, विलेज। कुछ विद्यार्थी या कुछ जो इसको समझते नहीं अरस्तु को, तो वो ये सोचते हैं कि अरस्तु ये कह रहा है कि जो स्टेट है वो फैमिली का एक मैग्नीफाइड वर्जन है, या स्टेट इज लाइक ए बिग फैमिली। और कई कुछ लोग सोचते हैं कि फैमिली स्टेट का छोटा वर्जन है, फैमिली इज ए स्मॉल वर्जन ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि फैमिली का बड़ा रूप विलेज है, विलेज का बड़ा रूप स्टेट है। एक्चुअली इस प्रकार नहीं समझना हमें अरस्तु को, ये गलत है। क्या है, गलत है, रॉन्ग है ये। ऐसे हमें समझना ही नहीं है अरस्तु को, ये क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि प्लेटो ने कहा कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट व्यक्ति का वर्त रूप है। व्यक्ति का क्या है, वर्त रूप है स्टेट। अर्थात व्यक्ति की विशेषताएं स्टेट में हम देख सकते हैं। वो प्लेटो के लिए तो सही है, क्या है, ये जो इस प्रकार जब हम समझते हैं तो ये प्लेटो के लिए तो सही है, लेकिन अरस्तु को इस प्रकार हम समझते हैं तो ये गलत है। हमें समझना है इनका पर्पज अलग है। एक्चुअली इनका जो उद्देश्य है सबका वो क्या है, वो अलग है। वो उद्देश्य देखना हमें। एक्चुअली क्या है, जो फैमिली है और जो विलेज है और जो स्टेट है, इनका पर्पज क्या है, इनका जो टिलोज है, इनका जो उद्देश्य है, टिलोज का मतलब है इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, भिन्न है। एक्चुअली में फैमिली और जो विलेज है, इनकी जो इन ये तो जो कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका तो उद्भव हुआ है। लेकिन स्टेट में क्या है कि एक खास विशेषता पाई जाती है, उसका नाम है पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये पॉलिटिकल जो रूल है, पॉलिटिकल रूल, और ये पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये पॉलिटिकल रूल और पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ये राज्य की एक खास विशेषता है, पॉलिटिकल रूल और पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो सत्ता की प्रकृति और राजनीति का राज्य में। फैमिली और विलेज में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। तो अगले वीडियो में हम पॉलिटिकल रूल या पॉलिटिकल अथॉरिटी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी को समझने का प्रयास करेंगे और पॉलिटी तक पहुंचेंगे कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटी क्या है। तो आप निरंतर मेरे वीडियोज़ जो बनाए जा रहे हैं उनसे जुड़े रहें।
एक्चुअली में क्या है, अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा है तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पॉलिटिकल साइंस का कुछ पार्ट इंग्लिश में है जो इंग्लिश में ही समझ में आता है, तो मैंने क्या है उसका थोड़ा हिंदी वर्जन किया है। इंग्लिश तो लिया साथ में, लेकिन हिंदी में मैं समझाने का इसको प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे अरिस्टोटल की जो मोरल फिलोसफी है, प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, अरिस्टोटल का 4 कारणों का सिद्धांत है, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं, जितने भी आप वीडियोज़ हैं मेरे, करीबन 22-23 वीडियोज़ आ गए टोटल, वो सारे देख सकते हैं आप। उन सभी वीडियोज़ में आपको एक ख़ास बात मिलेगी कि वो वीडियोज़ इंग्लिश को आपको हिंदी में मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ताकि आपकी समझ अच्छे से विकसित हो। आप मेरे वीडियोज़ ध्यान से सुनो और एक कॉपी और पेन लेकर के उसको आप नोट ज़रूर करो ताकि आपको ये याद रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मेरा वीडियो देखा। आप निरंतर जुड़े रहें मेरे चैनल रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब करें। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट नाम से एक टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो हमारे द्वारा। वहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, तो वहाँ पर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। वहाँ पर मेरे द्वारा कुछ सामग्री भी डाली जा रही है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको काफ़ी मैटर मिलेगा जो समय समय पर मैं वहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम पॉलिटी देखेंगे, अरिस्टोटल की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता का जो सिद्धांत है, उसको भी हम देखेंगे, और पॉलिटी संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसको भी हम समझेंगे। आप मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।